राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज शब्द शक्ति टॉपिक करेंगे अपने हिंदी में, क्योंकि आप सभी के कमेंट के अनुसार ये टॉपिक लिया है। क्योंकि इतना तो टाइम नहीं मिल पाता कि सभी के कमेंट के रिप्लाई कई बार मिल जाते हैं, कई बार नहीं। पर जैसे ही ऊपर आते हैं आपके कमेंट तो ज़्यादा जिस टॉपिक के होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि वो टॉपिक करवा दिया जाए, क्योंकि शब्द शक्ति के पहले भी कमेंट आए हुए थे तो मैंने सोचा टाइम निकाल के ये टॉपिक करवा दिया जाए। तो दोस्तों ये टॉपिक करते हैं शब्द शक्ति, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि शब्द शक्ति क्या है, कि शब्दों के अर्थों का जो बोध कराती है वो ही शक्ति क्या कहलाती है, शब्द शक्ति। यानी कि शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। अब मैंने 2 लाइनें लिखी है यहाँ पर, आप इसको देखो कि शब्द शक्ति का महत्व देखो। कोई मान लो शब्द है, उसका मतलब अर्थ है ना, अर्थ पर ही सब कुछ है। अर्थ नहीं है, बिना अर्थ के शब्द क्या होगा, बिल्कुल निरर्थक होगा। तो देखो किसी शब्द का महत्व है उसमें निहित अर्थ पर निर्भर होता है दोस्तों, और बिना अर्थ के शब्द अस्तित्व विहीन यानी कि निरर्थक होता है। अब आपको क्या समझना है, सिर्फ ये 3 शब्द शक्तियां जो कि अर्थ के आधार पर इन तीनों के नाम देखो, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इंपॉर्टेंट है तीनों ही। तो आपको बस इनमें 3 चीजें ध्यान रखनी है, कभी भी भूलोगे नहीं। उदाहरण फटक से आप मतलब 1 मिनट में देखोगे तो आप पहचान लोगे कौन सी शब्द शक्ति है, क्या अभिधा है, लक्षण है, व्यंजना। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, माइंड में बिठाना है। पहले तो इन तीनों के नाम देख लो, फिर शब्द देखो। इसमें अभिधा में वाचक, लक्षणा में लक्षक और व्यंजना में व्यंजक। यानी कि इनके तो नाम से पता चल रहा है अभिधा में वाचक होता है। यानी कि जो अभिधा शब्द शक्ति है, इसमें शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण यानी कि बिल्कुल साधारण होगा और लोक प्रचलित होगा, यानी कि मुख्य अर्थ का बोध कराता हो। यानी कि मुख्य अर्थ यानी कि सरलार्थ बिल्कुल सरल होगा, जिसको देख करके आप मिनट में पहचान लोगे। वाच्यार्थ यानी कि अभिध्यार्थ। अभिध्यार्थ क्या कहलाता है, अभिध्यार्थ जो शब्द है ये वाचक ही कहलाता है। तो अभिधा में तो देखो बिल्कुल सरल होगा, जो भी वाक्य होगा बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मुख्य अर्थ जो निकलेगा ना वो सीधा सीधा निकल जाएगा, सीधा सीधा पढ़ करके आपको पता चल जाएगा। यानी कि शब्दों के पढ़ने या सुनने से जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है उसको मतलब वो तुरंत ही आपको पता चल जाएगा, तुरंत ही ज्ञात हो जाएगा। तीनों को एक बार आप ऐसे समझो, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। यानी कि अभिधा में तो बिल्कुल सामान्य अर्थ का बोध कराने वाला, सिंपल होगा, सरल होगा। जैसे आप एक देख ही लो, जैसे गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, गाय घास चर रही है, क्या इसमें कुछ लक्षण प्रकट कर रहे हैं, क्या कोई ताना मारा जा रहा है, किसी के गुण का पता चला, नहीं। बिल्कुल सिंपल इसमें जो उदाहरण दिए हुए, गाय घास चर रही है, मौन पुस्तक पढ़ रहा है, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, इस प्रकार है जो कि आप मिनट में पहचान लेते हो। यानी कि सामान्य अर्थ का बोध करवाता है। जैसे लोक प्रसिद्ध अर्थ है वो मतलब बिल्कुल ही सामने दिख जाते हैं आपको। अब देखो अभिधा तो आपको समझ में आ जाएगा, ए सबसे पहले आता है, तो ए ऐसे लो, बिल्कुल ही आसान है, सरल, ठीक है ना। सरलार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, इस प्रकार के अर्थ आपको पता चल जाएगा। फिर लक्षणा शब्द लक्षक और जो अर्थ है वो लक्ष्यार्थ, यानी कि किसी चीज को अपने लक्ष्य करके क्या करके लक्ष्य करके करते हैं, इससे लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे आप लो किसी लड़की को ले लो, जैसे कि सीता नीरी गाय है, उसमें लक्षण है। जैसे कि राम क्या है, गधा है, यानी कि यहाँ पर लक्षण प्रकट हो रहे, गधा है ऐसे बताया जा रहा है। और सीता को क्या बता दिया, नीरी गाय, यानी कि लक्षण कैसे है उसमें, उसके गुण कैसे है। एक को नीरी गाय बता दिया, एक को गधा बता दिया, यानी कि यहाँ पर लक्षण होंगे, लक्ष्यार्थ अर्थ निकलेगा। या आप इसकी परिभाषा को ऐसे मैंने आगे लिख रखा है, वैसे यहाँ पर आप सब देख लेना। या आप ऐसे देखो कि जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में, यहाँ देखो मुख्यार्थ सरलार्थ बिल्कुल ही कोई मतलब ऐसे बीच में कहते हैं ना भी ऐसे बाधा नहीं आ रही थी, बाधा उत्पन्न नहीं हो रही थी। इसमें बिल्कुल सिंपल इसके उदाहरण है, इसमें बाधा उत्पन्न होगी। जैसे भी कोई शब्द है उसके मुख्यार्थ में बाधा आती है, यानी कि अभिष्ट अर्थ होता है उसका बोध नहीं होता है। ये देखो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी है, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होएगी या अभिष्ट अर्थ का बोध नहीं निकलता है, अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर
अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे, जैसे रूढ़ यानी कि जो रूढ़ी होते हैं, रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है। आगे ये लक्षणा देखो दो प्रकार की है, एक रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवादी लक्षणा। अब इसके जैसे उदाहरण पढ़ोगे ना तो आपको लक्षणा शब्द शक्ति बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और उदाहरण देखो उसमें, चाहे रूढ़ा लक्षणा क्यों चाहे प्रयोजनवादी लक्षणा क्यों, अगर ये ना दे करके सीधा उसमें दिया जाता है क्या अभिधा है, क्या लक्षणा है, क्या व्यंजना है, तो आप पहचान लोगे लक्षणा है। परंतु ये लक्षण अकेला ना दे करके उसमें रूढ़ा या प्रयोजनवादी दोगे तो आप ये भी पहचान लोगे। कैसे, ये मैं उदाहरण भी बताऊंगी। जैसे मैंने दो उदाहरण तो दे ही दिया कि निरी गाय का और एक तरफ गधा। फिर आगे इनके उदाहरण देखते हैं। अब देखो एक बार सीधे तीनों तीनों को समझना, ताकि अभिधा में बिल्कुल सरल, सरलार्थ मुख्यार्थ बिल्कुल सिंपल होगा, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा माइंड में। लक्षणा में क्या होगा, यानी कि जो शब्द होगा उसके मुख्यार्थ जहाँ या मुख्यार्थ उसमें थोड़ी बाधा उत्पन्न होगी, यानी कि लक्षण प्रकट करके कहेगा। जैसे कि निरी गाय वाला उदाहरण दे दिया, इसमें एक प्रयोजनवादी लक्षणा और एक रूढ़ा लक्षणा होते हैं। रूढ़ा यानी कि जैसे अपने कह सकते हैं जब लक्ष्यार्थ कोई रूढ़ी या कोई परंपरा से ग्रहण किया जाता है तो वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे आप लो उसमें एक तो आएगा रूढ़ा लक्षणा में मुहावरे और लोकोक्तियां, वो पहचान होगी। जैसे एक उदाहरण लो कि रामू का पुत्र तो ऊंट हो गया। अब ऊंट का क्या मतलब है, यहाँ पर लक्षण प्रकट करना, क्या वो ऊंट थोड़ी हो गया। ऊंट का मतलब क्या कहा जा रहा है कि ज्यादा अधिक लंबा हो गया ऊंट की तरह। इस प्रकार ये मैं एक तरफ सारे उदाहरण दूंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब व्यंजना को देखो एक बार, तीनों को सीधा समझो। व्यंजना यानी कि शब्द व्यंजक और अर्थ व्यंग्यार्थ यानी कि भिन्नार्थक अलग होगा। इसमें जो व्यंग्य का प्रयोग होता है वो ताना मारने के लिए होता है। किसी पे अपने कमेंट करते हैं ना, किसी लड़की या लड़के पे ताना मार देते हैं, कमेंट करते हैं किसी दूसरे पे, यानी कि व्यंजना में आप चीज समझो कि जो कोई शब्द है उसका अर्थ ना तो इस अभिधा से प्रकट होगा ना ही भाई इस लक्षणा से प्रकट होगा, कोई अन्य अर्थ प्रकट होगा, वो होगा व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना का अर्थ ही क्या, व्यंजना का अर्थ ही है विकसित करना, यानी कि स्पष्ट करना। क्या, यानी कि रहस्य को खोलना, यानी कि कोई अर्थ है ना, मान लो छुपा हुआ अर्थ है, उस अर्थ को ज्ञात करना, यही तो व्यंजना समझ सकती है दोस्तों। ये दो लाइनें आप लिख लो या लिखो, खुद लिखो, मैं अभी बोल रही हूं कि व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। किसी शब्द का छुपा हुआ जो अन्य अर्थ है उसको ज्ञात करना ही व्यंजना समझ सकते हैं। ये लाइन लिख लेना दोस्तों खुद ही। जैसे इसमें आप एक उदाहरण लो, ये उदाहरण लो कि संध्या हो गई। व्यंजना में उदाहरण लो कि संध्या हो गई। अब संध्या का अर्थ क्या है, उस वाक्य को देख के पहचानोगे कि संध्या का अर्थ क्या है। कुछ महिलाएं क्या है, खाना बनाएगी संध्या होते ही। कुछ महिलाएं क्या है, पूजा पाठ करेगी, यानी कि कोई पुजारी है, मान लो महिलाएं, कुछ भी ले लो आप। और कुछ क्या है, अगर काम पर गए हुए बंदे या लेडीज कुछ भी काम पर गई हुए तो संध्या होने का मतलब है घर लौटने का समय। तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ दिए जा रहे हैं। जैसे वाक्य तो एक होगा, यानी पंक्ति एक होगी, अलग अलग अर्थ निकलेंगे इस पे। अब तीनों को समझ में आ गया होगा। मैंने इस तरह बताया है कि अभिधा में बिल्कुल ही सरल सिंपल होगा, ये तो हर कोई पहचान लेगा। वाच्यार्थ, अभिधार्थ, सरलार्थ, मुख्यार्थ, ये अर्थ है। लक्षणा के लक्ष्यार्थ यानी कि लक्षण प्रकट करेगा। जैसे कि मैंने उदाहरण दिए दो, एक तरफ नीरी गाय बता दी, एक तरफ क्या बता दिया, गधा बता दिया। जैसे आप एक और उदाहरण ले लो कि मेरा गांव गंगा पर है, ये इस प्रकार का लक्षण दिया है। मेरा गांव गंगा पर है, क्या गंगा पर है, इस प्रकार नहीं, यानी कि उसका कहने का मतलब गंगा के प्रवास क्षेत्र के आसपास है। और व्यंजना में यानी कि व्यंग्यार्थ यानी कि भिन्नार्थक, यानी कोई अन्य अर्थ निकलेगा। जैसे मैंने कहा संध्या हो गई, पंक्ति तो एक दी है, संध्या हो गई, अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। यानी कि संध्या हो गई, कुछ लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं, संध्या होने का मतलब कुछ लोग संध्या हो गई तो घर लौट रहे हैं, यानी कि काम से, कुछ लोग पूजा पाठ करेंगे, मतलब अलग अलग इस प्रकार। अब इनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले है अभिधा शब्द शक्ति। देखो शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, देखो सिंपल, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। बिल्कुल सिंपल उदाहरण देख लो, मौन पुस्तक पढ़ रहा राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, बिल्कुल सिंपल है, इसमें समझ में आ जाएगा। फिर है लक्षणा शब्द शक्ति। भाई इन दोनों को थोड़ा समझ लो, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। लक्षणा शब्द शक्ति जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिष्ट अर्थ का बोध न हो तथा अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल में
दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवादी लक्षणा। अब इनको आगे देखते हैं। ये रही तीनों शब्द शक्तियां, अभिधा तो बताई दी, लक्षणा शब्द शक्ति कर रहे थे। ये लक्षणा शब्द शक्ति में तीन बातें ध्यान रखनी है। देखो, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हुई, बाधा आएगी, वो तो बिल्कुल ही सिंपल था, अभिधा में तो कोई बाधा नहीं आ रही थी, इसमें बाधा आएगी इस प्रकार कि नरेश तो गधा है, सोचने पर थोड़ा मजबूर करेंगे, गधा है, क्या गधा है, वो गधा नहीं है, यानी कि उसका जो स्वभाव है, उसके जो गुण है गधे वाले है। जैसे मूर्ख बोल देते हैं ना, अपने कह दिया, एक तरफ कह दिया सूरज मान लो निरी गाय है, मतलब या लड़की को ले लो, चाहे सीता निरी गाय है, चाहे ऐसे ले लो निरी गाय, यानी कि वो बिल्कुल सिंपल है, गाय का उसमें स्वभाव यानी कि सिंपल। अब कह देते हैं ना भाई यहाँ बहुत ही शुद्धि है तो ना। और यहाँ देखो और उदाहरण देख लो, सारा घर मेला देखने गया है, क्या घर जाता है मेला देखने, उसका मतलब है कि घर के जो सदस्य है वो मेला देखने गए। थोड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है इसमें, शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाएगा, अन्य अर्थ लिया जा रहा है। यहाँ गधे का अर्थ है, यानी कि गधे का स्वभाव बताया जा रहा है, घर मेला देखने, घर नहीं घर के सदस्य देखने गए, यानी कि अन्य मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए। फिर देखो उस अन्य अर्थ को ग्रहण करने के लिए पीछे कोई रूढ़ या विशेष प्रयोजन होगा दोस्तों। जैसे आप ये लो, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है, वो पंजाब के शेर नहीं है, यानी पंजाब के जो लोग हैं ना वो साहसी विचार वाले हैं इस प्रकार। और सैनिकों ने कमर कस ली, कमर नहीं कसी मतलब कहने का यानी कि वो बिल्कुल रेडी है युद्ध के लिए। और राजस्थान वीर है, वीर है या राजस्थान को वीर बताया ऐसा नहीं, यानी कि राजस्थान के लोग वीर है कहा जा रहा है, बड़े हरिश्चंद्र बनते हैं। ये उदाहरण सारे देख लो लक्षणा शब्द शक्ति के है दोस्तों, जो कि रूढ़ि लक्षणा पूछा जाए तो ये रूढ़ि लक्षणा के हो गए। इसमें भी सीधा रूढ़ि ना पूछ करके सीधा पूछे कौन सी शब्द शक्ति है, क्या अभिधा है, क्या लक्षणा है, व्यंजना, तो लक्षणा शब्द शक्ति है। इसमें भी अगर पूरा नाम लिया जाए रूढ़ि लक्षणा तो ये रूढ़ि लक्षणा के है, यानी जहां लक्ष्य है कोई रूढ़ि या परंपरा से ग्रहण किया जाता है और रूढ़ि लक्षणा कहलाता है। और यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियां भी उदाहरण मिलेंगे आपको। जैसे ये देखो, बड़े हरिश्चंद्र बनते हैं, हरिश्चंद्र नहीं, हरिश्चंद्र का यहाँ मतलब क्या है, इसका तात्पर्य सत्यवादी। और बाजार में लाठियां चली, लाठियां नहीं यानी कि लड़ाई दंगा हो गया उसके लिए बोला जा रहा है। अब इसमें लक्षणा शब्द शक्ति में दो है, रूढ़ि लक्षणा, एक प्रयोजनवादी लक्षणा। ये देखो प्रयोजनवादी लक्षणा को भी देख लो, इनके उदाहरण, यानी कि जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है तो बाधा उत्पन्न होने पर जो लक्ष्यार्थ है वो किसी विशेष प्रयोजन या फिर उद्देश्य के कारण ग्रहण किया जाता है, प्रयोजना लक्षण कहलाता है। प्रयोजनवादी देखो, इसमें उदाहरण देखो, बाल्य प्रवेश कर रहे हैं या बाल्य प्रवेश नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका या मैंने कहा था लक्षण प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर प्रयोजनवादी लक्षण हम देख लो, लक्षण किस प्रकार के, यानी कि युद्ध भूमि में बाल्यधारी, जो बाल्यधारी सैनिक है वो प्रवेश हो रहे, ना कि बाल्य। जैसे तुम तो निरे गधे हो, अब हो गया ना निरे गधे, जैसे गधे का स्वभाव बताया जा रहा है इसमें। आओ मेरे शेर, उसका मन पत्थर बन गया, यानी कि पत्थर नहीं कठोर बन गया। लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी नहीं पगड़ी का अर्थ लिया गया कि लाल पगड़ी का अर्थ यहाँ पुलिस, यानी कि पुलिस आ रही है, यानी कि इस प्रकार के लक्षण करके थोड़ा लक्षण सा होगा उसमें। इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो लक्षणा शब्द शक्ति के होते हैं। और देख लो लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण सभी के, जैसे मेरा गांव गंगा पर है, गंगा पर नहीं वहां का आसपास का क्षेत्र है, वहां का कलिंग साहसी है, ये लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण है। सीधा पूछा जाए क्या व्यंजना है शब्द शक्ति, क्या अभिधा, क्या लक्षणा, तो लक्षणा आएगी। फिर अगर इनमें से रूढ़ि या प्रयोजनवादी में पूछा जाए तो रूढ़ि आएगी, ठीक है ना, इस प्रकार। तो कलिंग साहसी है का मतलब क्या है, देखो कलिंग तो जगह का नाम है दोस्तों, पर साहसी या वहां के निवासियों के बारे में बताया गया है। तो आपको लक्षणा शब्द शक्ति भी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति, जो तीसरी है, अभिधा हो गई, लक्षणा हो गई, व्यंजना शब्द शक्ति यानी कि जिस शब्द शक्ति के द्वारा एक विशेष अर्थ यानी कि व्यंग्यार्थ का बोध होता है, जो व्यंग्यार्थ पर टिकी हो। देखो जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है दोस्तों, न ही लक्षणा से, दोनों से नहीं प्रकट होता है, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है। जैसे मैंने बताया था ना, संध्या हो गई, संध्या हो गई, ना तो अभिधा पे ना लक्षणा पे, ठीक है ना। अगर लक्षणा का होता ना तो ऐसा होता कि संध्या हो गई, खाना बना लो, यहाँ तो स्पष्ट बात कह दिया जाएगा भी खाना बना लो, संध्या हो गई। और यहाँ स्पष्ट बात नहीं कहा जाएगा, अपने को ऐसे विचार करने के लिए, मतलब बिल्कुल इस प्रकार सोचने के लिए कर देंगे मजबूर कि संध्या हो गई। उसके कई अर्थ निकल सकते। संध्या होने का मतलब है
कोई खाना बनाने वाली, वो खाना बनाने का टाइम हो गया भाई, ये कहा जा रहा है। अगर पूजा पाठ करने वाली है तो पूजा पाठ करने का टाइम होगा। कोई काम पर गया तो घर आने का समय होगा। कुछ भी मतलब अलग अलग अर्थ निकलेंगे। पंक्ति एक दी जाएगी, अलग अलग अर्थ निकलेंगे। और लक्षणा में तो स्पष्ट बात कह दी जाएगी, संध्या हो गई यानी कि खाना बना लो, चाहे संध्या हो गई घर लौट जाओ, कैसे भी मतलब बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है। इसमें इसमें व्यंग्यार्थ निकलता है। जैसे देखो, माँ ने बेटी से कहा रात हो गई। अब देखो, माँ ने बेटी से ये कहा रात हो गई। रात हो गई का क्या मतलब है? अगर खाना बनाने का टाइम हो गया, रात को कोई खाना बनाती है तो ये कहना चाहिए माँ रात हो गई बेटा खाना बना ले। रात हो गई, अगर ज्यादा रात हो गई, ज्यादा लेट हो गए, तो देखो कुछ लोग होते हैं खाना लेट बनाते हैं तो रात मतलब इस प्रकार भी आप खाना बना लो रात हो गई। कुछ कहीं कहने का ये मतलब है कि माँ ने बेटी से कहा रात होगी, मतलब रात होगी बेटा, लेट हो गई, सो जा। अगर कोई बंदा पढ़ने वाला है, रात को 10 11 12 बजे पढ़ता है, तो उस माँ का कहने का मतलब बेटा रात हो गई, पढ़ने लग जा, नहीं तेरा दोबारा पढ़ने का टाइम हो गया। इस प्रकार कुछ भी यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे माँ ने बहू से कहा संध्या हो गई है, ये उदाहरण है ना। तो माँ ने बहू से कहा संध्या हो गई। अगर भाई कोई दूध निकालने वाली है तो उसका दूध निकालने का टाइम हो गया। अगर कोई खाना बनाने वाली तो खाने बनाने का टाइम हो गया। पूजा पाठ करने वाले तो पूजा, अलग अलग अर्थ निकला जा रहा है, पंक्ति एक है। तो ये होती है व्यंजना, यानी कि व्यंग्यार्थ निकलता है दोस्तों इस पर। जैसे सोनू ने मोनू को पढ़ता देख कहा कि रात हो गई 11 बज गए, यानी कि उसका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि 11 बज गए सो जा, या 11 बज गए दोबारा पढ़ने लग जा। आगे देखो, व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होती है शाब्दी व्यंजना, एक होती है आर्थी व्यंजना। अब देखो, शाब्दी व्यंजना है वो शब्द पर आधारित होती है, ज्यादातर श्लेष अलंकार आपको दिखेंगे। आर्थी व्यंजना अर्थ पर आधारित होती है दोस्तों। अब देखो, श्लेष अलंकार है ना, वो आपको इस प्रकार दिखेंगे इसमें, यानी कि श्लेष का अर्थ ही तो क्या होता है, चिपकना होता है। यानी कोई भी शब्द है ना, उसमें आपको 2-3 अर्थ चिपके मिलेंगे। जैसे ये उदाहरण लो, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। देखो, पहले तो ये वर्ष भानुजा, देखो दोस्तों, वर्ष भानुजा का अर्थ यहाँ पर दो लिया गया, राधा और गाये। वर्ष भानुजा का मैंने कहा कि शाब्दी व्यंजना है, ये शब्द पदार्थ होंगे, श्लेष अलंकार आपको मिलेंगे इसमें। तो जिसमें श्लेष का अर्थ ही क्या होता है, यानी कि चिपकना, यानी कि कोई शब्द है उसमें 2-3 अर्थ चिपके होंगे। जैसे वर्ष भानुजा में देखो, यहाँ इसका अर्थ है राधा और गाय। जैसे हलदर ले लो, वे हलदर के वीर, हलदर के भी 2 अर्थ है, बलराम तथा बेल। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, यानी कि जो राधा कृष्ण की जोड़ी है वो चिरकाल तक जीवित रहे, क्यों न स्नेह गंभीर। राधा कृष्ण की जोड़ी में गहरा जो प्रेम है वो क्यों ना जुड़े दोस्तों। तो को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर, यानी कि इस जोड़ी में कोई किसी से घटकर नहीं है, अर्थ दोनों ही बराबर है। तो वर्ष भानुजा के में मैंने 2 अर्थ बताए हैं, यानी कि राधा और गाय, और हलदर की भी बलराम तथा बेल। यानी कि शाब्दी व्यंजना में एक श्लेष अलंकार मिलेगा, दूसरा शब्द पर आधारित होगा, और श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, तो उसमें 2-3 अर्थ चिपके होंगे। फिर आर्थी व्यंजना देखो, अर्थ पर आधारित होती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण आप इसमें ये और लिख लो, शाब्दी व्यंजना में उदाहरण देखो, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये पूछा गया है, जिसमें पानी के 3 अर्थ थे, चमक था, समान और जल। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो ये भी शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए वाला। आर्थी व्यंजना में देखो, इसमें देखो जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है। जैसे उदाहरण देखो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसमें 2-3 शर्तें हैं, वो आप लिख लो आर्थी व्यंजना में, यानी कि एकार्थ शब्दों पर आधारित होगा, अर्थ पर आधारित होगा, यानी किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, यानी किसी शब्द है उसके स्थान पर अगर दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो सौंदर्य समाप्त नहीं होते हैं। जैसे आप ये उदाहरण देखो, आर्थी व्यंजना के अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अब ये नीचे वाली जो है ना, इसमें देखो 2 गुण है, इसमें 2 गुणों की व्यंजना हो रही है। जैसे देखो, एक तो ममता भाव और एक कष्ट सह रही है, मतलब कष्ट सहने की क्षमता है वो। यहाँ एक तरफ तो आंखों में दूध और आंखों में एक तरफ पानी, तो एक तरफ तो ममत्व का भाव हो रहा है, एक तरफ कष्ट सहने की, आंखों में पानी। तो इस प्रकार का होता है आर्थी व्यंजना।
ये वाली जो होती है व्यंग्यार्थ शब्द से नहीं होती बल्कि अर्थ से आधारित होती है। ठीक है ना, अब आपको ये वाले चीज समझ में आ गया होगा। तो अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति बिल्कुल इजी है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। अभिधा में तो सिंपल सरल सरल भाषा समझ में आ जाए। लक्षणा में लक्षण प्रकट होंगे, जैसे एक तरफ ना निरी गाय बता दी मान लो, एक तरफ गधा बता दिया। और व्यंजना शब्द शक्ति में एक पंक्ति दे दी जाएगी दोस्तों, अर्थ अलग अलग निकल दिए जाएंगे। जैसे कि बताया अभी मैंने दिया कि संध्या हो गई, संध्या में संध्या का कुछ भी हो सकता है, वो खाना बनाने की भी कहा जा सकता है। एक तरफ संध्या होने का मतलब है कि पूजा पाठ कर लो, एक तरफ संध्या होने का मतलब कोई काम पर गया तो घर लौट जाओ। यानी कि ये तीनों ऐसे समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक तरफ ये उदाहरण लिखे, ये देखो अभिधा शब्द शक्ति में देखो सीधी सीधी बात कही होगी, जैसे कि मोहन तो मूर्ख है, यहां बता दिया भी मोहन मूर्ख है, और इसी बात को यहाँ घुमा फिरा दिया कि मोहन तो गधा है। गधा मतलब मूर्ख का जो गुण है ना वो बताया जा रहा है, यहाँ गधा बता दिया। अगर सीधा मोहन तो गधा है की जगह मूर्ख है सीधा बता देता तो ये आता सीधी सीधी बात, समझ गए भाई बंदा मूर्ख है। अगर देखो रानी क्या है, साधारण लड़की है, सिंपल है बिल्कुल, तो अपने को पता है वो बात बता दी गई, साधारण लड़की सिंपल है। अगर वो ही बता दिए कि रानी निरी गाय है, तो यहाँ पर यानी कि घुमा फिरा के बात को कहना, यानी कि लक्ष्य करके बात कहना होता है। जैसे देखो राजस्थान के निवासी वीर है, यहाँ पर राजस्थान के निवासियों को वीर कहा गया, अपने समझ गए। और यहाँ पर कह दिया राजस्थान वीर है, मतलब यानी कि राजस्थान के जो निवासी उनको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बात को घुमा फिरा दिया, एक जहाँ मुहावरे आए वहां देख लेना, लक्षणा शब्द शक्ति बात को घुमाया फिराया जाएगा, लक्ष्य करके बात कही जाएगी, सिंपल सीधी सीधी होगी, वो अभिधा शब्द शक्ति होगी। ये देखो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति, इसमें कहावत लोकोक्तियां ज्यादा आपको पता चल जाएगा जहाँ कहावत लोकोक्तियां आएगी। और यहाँ पर एक पंक्ति दी जाएगी और उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। जैसे माँ ने रानी से कहा संध्या हो गई, संध्या हो गई, खाना बना ले, चाहे खाना बनाने का समय होगा, चाहे कोई किसी को कह रहा है अभी पूजा पाठ का समय, अलग अलग। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि यहाँ पर कहावत लोकोक्तियां भी आ सकती है। और यही बात अगर सीधा कह दिया जाता ऐसे कि संध्या हो गई रानी पूजा पाठ करो, तो भाई यहाँ पर तो सीधा कहा जा रहा है कि पूजा पाठ कर लो, बात सिंपल है, समझ में आ गई। और ये व्यंजना शब्द शक्ति का इधर लिखना था तो मैंने इधर से ऐसे लिख दिया, माने गसा यहाँ वाली यहाँ लिखना था। अब देखो जहाँ मुहावरा है जैसे कि 9 2 11 होना, ये भी लक्षणा शब्द शक्ति में आएगा, और कहावत लोकोक्तियां व्यंजना में आएगी। ये तीनों आप समझ लोगे ना। सीधी सीधी बात किस में आती है, अभिधा में। मुहावरे और घुमा फिरा के बात किस में आती है, लक्षणा में। और एक पंक्ति के अलग अलग अर्थ निकले या फिर कहावतियां लोकोक्तियां वो व्यंजना में आती है।